Good morning student, welcome back to our chemistry class for class 11th. Okay, तो this is your chapter number 7 equilibrium. तो हमने इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है ना। अब इसके बाद जो है अपन इसके जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है हम यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, डायनामिक मीन्स क्या होता है, जो वेरिएबल इक्विलिब्रियम है वो होता है। तो अपन आज देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, है ना, इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लॉ है ये क्या कहता है कि रेट ऑफ मतलब कि रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन ऑफ एनी इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन किसी भी कोई भी रिएक्शन जो अपन देखते हैं ना कि रिएक्शन ऑफ एनी इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ एनी गैसेस और लिक्विड और एनी सॉलिड मटेरियल, तो ये जो रिएक्शन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही बात आपका यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक, आप ध्यान से इसमें देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर में द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज reaction product raised to the respective stoichiometric coefficient in the balance chemical equation divided by the product of concentration of the reactant raised to their individual stoichiometric coefficient has the constant value. This is known as law of chemical equilibrium या फिर law of chemical या law of action mass of action, ये हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है डायरेक्टली ये आपका इक्वेशन बना है ना, तो इस फॉर्म में हम यहाँ पर ये बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये बनता है। ठीक है, जिसमें जो आपका क्या आता है कि जो आपका क्या है रिएक्शन दो तरह से होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो रिएक्शन है ये आगे जो बढ़ेगी इसको अपन कहें फॉरवर्ड। ठीक है, अब जब ये वापस रिटर्न होगी तो इसको अपन कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। है ना, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन में जो जितने भी आते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में जितने भी इक्वेशन होते हैं उनको हम शो करेंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसमें जो है आपका क्या डिवाइड रहेगा, ये आपका जो रिएक्टेंट है वो आपका डिवाइड रहेगा, तब इस तरह से ये आपके इक्वेशन बनेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं यहाँ पर ये इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका होमोजेनस इक्विलिब्रियम, यानी कि सेम टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। जैसे हो सकता है लिक्विड से आपका लिक्विड बन रहा हो, है ना, तो उसको अपन कहेंगे होमोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में हम जो इसके कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उनको हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन कौन से एप्लीकेशन या उसके यूजेज है ना, तो ये यूजेज अपन देखते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन concentration of the reactant and product have attained constant value at a equilibrium state। मतलब ये तब एप्लीकेबल होगा जबकि क्या है आपका जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है दोनों कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब ये जो आपका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है Kc, उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, या फिर कहें कि ये आपका इंडिपेंडेंट होता है किसी भी जो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, वो डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं इसमें थर्ड वाला कि थर्ड ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी टेम्परेचर के लिए वो आपका मतलब ये कहें कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा
तो इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट आपका काफ़ी टाइम के बाद आएगा, बट अगर क्या है लो टेम्परेचर है तो वहाँ पर वो बहुत ही आसानी से कांस्टेंट स्टेट में वो आ सकता है, ठीक है। इस तरह से वो उस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट फिर फोर्थ कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपका रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स मतलब कि वापस रिटर्न होना, तो फॉरवर्ड ये हुआ और ये बैकवर्ड जिसको अपन रिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एप्लीकेबल है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिएक्शन whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for original reaction by a small integer। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको जो है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जो आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लेट अस कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है वो है जैसे कि द प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए कि उसका जो बेसिस यानी कि रिएक्शन किसके बेस पर होगा, वो मैग्नीट्यूड के बेस पर वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। और उसके बाद जो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये है आपका प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो ये हम प्रेडिक्ट करते हैं, जो अभी हमने जस्ट बताया कि हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो कंसंट्रेशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम जो है यहाँ पर दोनों आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो रिएक्शन होते हैं कोसेंट उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के आपके स्टेप्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद अंडर बैलेंस इक्वेशन मेक द टेबल लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस एंड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बना करके सेकेंड आपका स्टेप, फिर थर्ड में अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एंड लास्ट में फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, एंड फिर उसके बाद हम रिजल्ट को चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारा रिजल्ट ऐसा आया है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन के एंड रिएक्शन कोसेंट क्यू एंड द गिब्स एनर्जी, इनके बीच में ये रिएक्शन यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो यहाँ पर मेनली जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को वो आपका होता है टेम्परेचर, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो आप मतलब इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले जो कुछ फैक्टर है वो है टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंड ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ इक्वेशन। ये सारे इसके इक्वेशन कंसंट्रेशन ये सब इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन आपके हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और उस आपके जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम, है ना, ये सारे उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मीन्स ये क्या कह सकते हैं हम, कंसंट्रेशन यानी कि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है कहीं कम है, तो इस तरह से हम ये अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद प्रेशर चेंज ये भी अफेक्ट करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग ये बताया हुआ है। इफेक्ट ऑफ इनर गैस एडिशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सर्शन, है ना, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज होगा तब भी ये इफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को, है ना। तो इस तरह से ये सारे अलग अलग जो हैं आपके इफेक्ट हैं। फिर उसके बाद अपन देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, ये क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, तो हम बचपन से ही मतलब जो हम
शुरुआत से 6th-5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड क्या होते हैं, जो आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, सोरनेस होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं एसिड। और जो बेस होते हैं उसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, उसको अपन बेस कहते हैं। और सॉल्ट क्या है, जो आपके एसिड एंड बेस का जो मिक्सचर होता है वो आपका सॉल्ट है, जो कि जनरली न्यूट्रल होता है ना, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्ट होते हैं, या फिर ये कुछ टेस्टलेस भी होते हैं, है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो एसिड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सारे जो खट्टे स्वाद के होते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज जूस, ये सारे आपके क्या है, एसिड हो गए। ठीक है, और बेस में क्या हो सकते हैं, जितने भी जो कड़वे हैं, जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप के, जैसे कि हमारा क्या है, टूथपेस्ट हो गया, है ना, ये आपके सोप हो गए, ये सब क्या है, इसमें बेस में आएंगे। ठीक है, और सॉल्ट में दोनों का कुछ कॉमन मिक्सचर सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड, है ना, ये आपके कॉमन सॉल्ट हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉल्ट है, बेस है। अब यहाँ पर हम कुछ साइंटिफिक फॉर्म में हम देखेंगे कि उन्होंने साइंटिफिक बेस पर सॉल्ट, एसिड, मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस के लिए क्या है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट एसिड है और बेस है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड आर सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर, या कहें दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव अ हाइड्रोजन आयन, एंड बेस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर्हेनियस ये कहते हैं कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि H2O में मिक्स करने पर, यानी कि वाटर में मिक्स करने पर ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एसिड होते हैं। और बेस कैसे सब्सटेंस होते हैं, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसको हम वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये बेस है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन और उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है ना, तो ये आप ये समझ गए, ये आपका क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग H+ आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो एसिड है, और जो आपका OH- प्रोड्यूस करेगा वो आपका क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये बता सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है ये इस तरह से हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन, तो इसको हम यहाँ पर ये H3O+ के फॉर्म में भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन। फिर अब ये तो सिंपल है, तो इसको अपन देखकर भी बता सकते हैं कि कौन आपका हाइड्रोनियम आयन H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपका एसिड है कि बेस है। ठीक, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस इक्वेशन। अब इनकी क्या थ्योरी कहती है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो आपके एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो है प्रोटॉन, ये मतलब ये कहें कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, ये इंग्लिश केमिस्ट हैं थॉमस एम लॉरी, गेव अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन। मतलब एसिड में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एसिड, है ना, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। और बेस जो है सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों एक ही बात है ना, कि मतलब ये कि जो एलिमेंट ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन जो आपका डोनेट करेगा वो होगा एसिड, और जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा क्या, बेस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा वो है बेस, और जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वो है आपका एसिड। ठीक है, तो इस तरह से एंड इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, मतलब एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, और जो बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये बताया है सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि NH3 आपका क्या कर रहा है, ये आपका जो है ऐड प्रोटॉन है ना, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि NH3 जो है आपका ये क्या कर रहा है, इसमें आपका H+ आयन जाके ऐड हो रहा है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, NH4+, है ना, ये बन जाएगा। तो इस बेस पर ये क्या है, ये बेस है। ठीक है ना, है ना, तो ये आपका क्या बन गया, ये बेस बन गया। पर नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखो कि जो आपका क्या करता है, प्रोटॉन को लॉस करेगा,
है ना, जो प्रोटॉन को लॉस कर रहा है H+ आयन जो डोनेट कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, बेस, ये सॉरी एसिड कहलाएगा ये, ठीक है। जो क्या करते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं वो आपके एसिड होंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो आपके बेस होंगे, ठीक है। तो इस बेस पर यहाँ पर इनके कुछ और नाम आ जाते हैं। जो आपके क्या करते हैं प्रोटॉन को ऐड करते हैं उनको कंजुगेट एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके क्या है, कंजुगेट बेस एसिड हैं। और जो आपके क्या करेंगे प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, है ना, जो आपके प्रोटॉन को डोनेट करते हैं या लॉस करते हैं उनको कहते हैं कंजुगेट बेस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ही समझ गए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कंजुगेट बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, है ना, और आपका जो है जो कंजुगेट बेस है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो बेस है वो आपका क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसको वो जो एक्सेप्ट करके जो बना है उसको अपन कहते हैं कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो ये दोनों आप समझेंगे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेविस एसिड एंड बेस, ये आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से, ठीक है। तो लेविस एसिड एंड बेस क्या कह रहा है कि एसिड और बेस को इनके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उन्होंने क्या इसकी कुछ ऐसी थ्योरी बताई है। तो ये क्या कहते हैं कि एसिड एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड क्या है, ऐसी स्पीसीज है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको अपन कहते हैं एसिड। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको कहेंगे बेस, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये आपका ये क्या बन गया यहाँ पर BF3 और NH3। तो NH3 के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो जो डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ये एसिड कहलाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। ठीक, तो मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एसिड जो होते हैं जो एसिड होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जो NH3 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक। तो ये आपका बेस बन जाएगा। और ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेविस के अकॉर्डिंग ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट और एक्सेप्ट करने के बेस पे। जो डोनेट करते हैं वो होते हैं बेस और जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं एसिड, ठीक है। तो ये आपका ये एसिड और बेस का इक्वेशन भी हो गया कंप्लीट, ठीक। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमने यहाँ पर बता दिए। तो इसी बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी बने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लेविस एसिड एंड लेविस बेस एंड द शो हाउ दीज एक्ट एज अ सच। तो यहाँ पर देखो जो आपका HO माइनस है, तो लेविस के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, लेविस के जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपन कहते हैं एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे अपन बेस कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये लेविस बेस है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो है ये डोनेट करेंगे, इनके पास ज़्यादा है ना OH माइनस, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो इसी तरह से ये फ्लोरीन भी आपका क्या है, आपका लेविस बेस है। और ये H+ आपका क्या है, एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये आपका लेविस एसिड है। और उसके बाद ये BCl3 ये आपका क्या है, ये प्रोटॉन है ना, तो ये भी आपका क्या करेगा, लेविस एसिड है, क्योंकि ये इट कैन एक्सेप्ट, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिलेटेड हम आपको बाद में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो ये हमने एसिड और बेस के बारे में आपको डिस्कस कर दिया, इसके आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, जहाँ समझ में ना आया दोबारा रिवाइंड करके देखिए, बुक पढ़िए, उसके बाद इसे समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक बार नहीं दूसरे बार में ज़रूर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।